दोस्तों, आज की कहानी है। क्या यह वही प्रिया थी जिस पर सारे स्कूल के लड़के जान छिड़कते थे? हर समय बात करने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। क्या यही प्रिया थी जो पूरे ग्रुप के साथ साथ टीचर की भी सबसे चहेती स्टूडेंट में शुमार थी? कतई नहीं, पर सच्चाई से इनकार भी तो नहीं किया जा सकता था। कहते हैं ना कि समय सबसे बलवान होता है। जिन हालतों में आज सबसे सामना हुआ था, मैं खुद विश्वास नहीं कर पा रहा था। अचानक जेहन में कई यादें एक साथ उभर आई। 12वीं कक्षा की बात है। अंग्रेजी के क्लास चल रही थी। उससे कुछ देर पहले हमारी मुलाकात स्टाफ रूम में हुई थी। हमारी यह क्लास साथ में थी सुबह से, लेकिन अभी तक एक दूसरे से अनजान थे। मैं स्कूल का पुराना छात्र था, साथ में अपनी गिनती एक मेहनती, कुशाग्र एवं होनहार छात्र के रूप में होती थी, या यूं कहे कि जनाब की एक अच्छी रेपो थी पूरे स्कूल में। पिताजी के ट्रांसफ़र होने का कारण उसने अपने स्कूल में नया एडमिशन लिया था, वो भी अपनी क्लास में, यानी 12वीं कक्षा में। वो शहर में पढ़ी थी, लेकिन यहाँ गांव के स्कूल में उसके पिताजी के हिंदी के प्रवक्ता के रूप में प्रमोशन होने के साथ ट्रांसफ़र हुआ था। मार्क्सों को थोड़ा साव की बीमारी भी थी। गांव में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए माँ बाप अपने साथ बेटी को भी साथ ले आए थे। बड़ी सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने में भी बहुत तेज थी और थोड़ी फ्रेक टाइप की लड़की थी, तो चर्चे पूरे स्कूल में हो गए थे। 3 दिन के अंदर पहली बार मुझे भी अपनी विद्वता की कुर्सी हिलाती हुई नजर आने लगी। अपनी बुद्धवानी के चर्चे उस तक भी पहुंच चुके थे। अंग्रेजी की क्लास खत्म होते ही थोड़ा झिझकते हुए उनसे अंग्रेजी के कुछ नोट्स मांगे, क्योंकि वो नोट्स मेरे अलावा किसी के पास नहीं थे। पूरे क्लास में मैंने भी नोट्स वाली नोटबुक निकाली और दे दी। थैंक्स कहकर वो अपनी नई सहेलियों के साथ चली गई। कुछ देर तक मैं भी सोचता रहा कि जो नोट्स पूरे क्लास के सिर्फ एक बंद किताब की तरह थे, उसे कई ज़रूरत पड़ी। फिर समझ आया कि वो वाकई में पढ़ाकू होगी। गांव के स्कूलों में एक ऊपर से इंग्लिश का टीचर इतना खटूस कि टीचर के डर से भी लोग अंग्रेजी नहीं लेते थे। वह थोड़ी सी भी गलती पर पहले थप्पड़, जिसके कान में की घंटी बज जाती थी। खैर, मैंने उसे नोटिस दिए और दिन बीता और शाम को घर आ गया। जाड़ों के दिन थे। घर आने के बाद क्रिकेट खेलने चल दिए। रोज की तरह मित्र मंडली के साथ शाम के 5:30 पर घर आया। 7 बजे खाना खाकर 9 बजे सो गया। गांव में तो जाड़ों के दिनों में 9 बजे आधी रात हो जाती है। दूसरे दिन फिर अपने टाइम पर स्कूल आना। धीरे धीरे समय बीतता गया। क्लास में उसने पढ़ाई की चढ़ते सुर्खियों पर थे। पहली बार अपनी टक्कर में कोई स्टूडेंट मिला था। कुछ तो खास था उस लड़की में, जो औरों से भी उसे अलग करता था। मैं भी थोड़ा अट्टू किस्म का छात्र था, जो बहुत कम बातें किया करता था, और ये बात शायद उस तक पहुंच चुकी थी। अचानक कुछ दिनों से वह कॉलेज नहीं आ रही थी। पता चला कि वह घर गई थी। पहली बार मुझे किसी ने बिना क्लास अधूरी सी लग रही थी। कुछ दिन यूं ही बीते थे कि एक दिन मैं क्लासरूम में अकेला बैठे कुछ काम कर रहा था कि अचानक एक आवाज़ आती है, कमल प्लीज़। पीछे देखा तो प्रिया की मासूमियत भरी आवाज़ थी। मैंने कहा, हाय। हाँ बोलो। प्रिया बोली, मैं किसी कारणवश घर चली गई थी। क्या आपकी अंग्रेजी में की कॉपी मिल सकती है एक दिन के लिए? मैंने थोड़ा संकुचाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ले लो। कहकर मैंने अंग्रेजी की ग्रामर की कॉपी निकालकर उसे दे दी और थोड़ा बातचीत की। जब तक मैं और कुछ बात करने की हिम्मत जुटा पाता, वह थैंक कहकर चली गई। अगले दिन उसने कॉपी वापस करते हुए कहा कि थैंक कमल, और एक बात, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है।
मैंने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए थैंक बोला। मेरी इस थैंक का जवाब जिस मुस्कुराहट के साथ मिला था, वो मुस्कुराहट के हमेशा के लिए दिल में कैद सी हो गई थी। खैर दिन बीतते गए और पता नहीं चला कि प्रिया और मैं कब एक अच्छे दोस्त बन गए थे, या यूं कहे कि दोस्ती से भी आगे जा चुके थे। और इसके कुछ कारण भी थे। हम दोनों की कुछ विशेषताएं ऐसी थी जो दोनों को एक करती थी। जैसे उसे भी एकांत पसंद था, मुझे भी। उसे मुकेश के गाने पसंद थे, मुझे भी। सबसे बड़ी बात जो चल जाती थी वो एक अच्छी चित्रकार भी थी। अब भी खाली टाइम होता, हम दोनों साथ होते और अपनी बातें शेयर करते। मैं पूरे स्कूल का मॉनिटर था और अच्छा वक्त होने के साथ साथ एक गायक भी था। समय बीतता गया, पता नहीं चला कि कब एग्ज़ाम के डेट आ गई। एग्ज़ाम से पहले जूनियर छात्रों ने हमें विदाई देने के लिए एग्ज़ाम से 10 दिन पहले एक विदाई समारोह रखा। इतने साल एक साथ पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से अलग हो रहे थे, या कहे कि एक दूसरे से बिछड़ रहे थे। विदाई समारोह में हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर पेश करना था। सो मैंने भी प्रिया की पसंद का एक गीत गाया और कुछ ग्रुप फोटो लिए जो आज भी मेरे जेहन में ताज़ा है। विदाई समारोह खत्म होने के बाद सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। सबकी नज़रें हम दोनों पर थी। फाइनली प्रिया मेरी तरफ आई। उसने मुझे एक बड़ा सा पॉकेट दिया और चुपके से कहा कि इसे घर जाके खोलना। अपनी तरफ से मैंने भी उसे एक पेन का पॉकेट दिया। मैं घर आया, मेरी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। आते ही मैंने पॉकेट खोला, देखा उसमें एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है। कुछ इस तरह की एक अनजान सी लड़की बैठी और दो घुटनों के बीच में सर रखकर और दोनों हाथ से घुटनों को बांध के मानो किसी का इंतजार करते करते थक गई हो। कुछ शब्द भी लिखे थे, जाने वाले कभी कभी लौटकर नहीं भी आते, सिर्फ राहों पर उड़ते हुए सन्नाटों का गुब्बार छोड़ जाते हैं। कब तक कोई सन्नाटे भापता रहे, जिंदगी तो चलती रहती है। एक कागज का टुकड़ा भी साथ में लिखकर भेजा था, जिसमें लिखा था कि कल 2 बजे शिव मंदिर पर मेरा इंतजार करना। यदि मैं पहले आई तो मैं आपका इंतजार करूंगी। शिव मंदिर के पीछे का बाग प्राय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लोग यूं ही कहे कि कल आना समय व्यतीत करते थे। मैं उससे पहले पहुंच चुका था। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद ही वह भी पहुंच चुकी थी। आज वो स्कूल ड्रेस में नहीं थी। आसमानी रंग के सफ़ेद धारियों वाले सूट में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सी बातें हुई, पता नहीं लगा कि कब 1 घंटा बीत गया। उसके पापा के भी आने का टाइम हो गया था, सो वो जाने लगी। जाते जाते उसने कहा कि एक बात पूछ सकती हूँ, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है? मैंने कहा कि हाँ, और ये तुम्हें भी पता है। बड़े धैर्य के साथ मैंने कहा, रुमाल में तुम्हें एक सच्चे दोस्त के रूप में प्यार करती हूँ। तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें एक प्रेमिका के रूप में प्यार करता हूँ? प्रिया, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो किसी से भी हो सकता है, चाहे गुरु, चाहे शिष्य हो, या माँ बाप और भाई बहन का हो, या प्रेमी प्रेमिका का हो। यह एक ऐसा अद्भुत बीज है जिससे अंकुरित होने वाला पौधा अलग भी हो सकता है। मेरी नज़र में दोस्ती से बढ़कर जज्बात का कोई रिश्ता नहीं होता। मैंने कहा, बिल्कुल सही। प्यार एक ऐसा जज्बा है जो हमारे जीवन को खूबसूरत बनाने के साथ साथ रिश्तों में सौहार्दता लाता है। प्रिया बोली। मैंने कहा, प्यार तो एक एहसास है जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कहा बोली, बिल्कुल सही कहा। सही कहा? क्या कहा रही हो? तब समझ में आएगा जब दिल दे बैठोगी किसी को। अभी तो तुम जवा दिलों से धड़कन है, और हो सकता है कि कल को आप पर्दे में लंबा घूंघट किए रहो। मैंने कहा, नहीं, मैं ऐसे घर में शादी नहीं करूँगी। प्रिया बोली,
प्रिया, मत भूलो कि मजबूरी, हालात और परिस्थितियाँ ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती हैं। अंत में जाते जाते मुझे एक पैकेट थमाकर बोली, यह तुम्हारे लिए मेरी तरफ से एक और तोहफा है, जिसमें कुछ पेन और पेंटिंग है। पेन से तुम रचनाएं और कहानियां लिखना और मेरी इन पेंटिंग के माध्यम से मैं हमेशा आपके दिल के करीब रहूंगी। पेपर खत्म हो गए थे और वह हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जा रही थी। जाते जाते उसने मुझे एक डायरी दी और कहा कि मेरे लिए कुछ लिखो, ताकि आप इन शब्दों के माध्यम से हमेशा मेरे पास रहो। मैंने बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया, हमेशा यूं ही हंसते रहो, कभी उदास मत होना। जाने से पहले हमने दूसरे दिन मिलने का वादा किया। जब वो जाने वाली थी, यह कहा, हमने दोनों अपने अपने घर की तरफ भारी मन से चल दिए। नियत दिन जब वह जाने को तैयार होकर जाने लगी तो मैं भी घर में कुछ ज़रूरी काम बताकर बाजार की तरफ चल दिया। पता था कि वह निकल चुकी है। मैं उससे पीछे कुछ दूरी बनाकर चलने लगा, क्योंकि वह अकेले नहीं बल्कि अपने पापा और काव्या, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त होने के साथ साथ मेरी भी दोस्त थी, उसके साथ जा रही थी और दोनों ने मुझे पीछे आते हुए देख लिया था। शिव मंदिर के पास आते आते वे दोनों ने अपनी चाल धीमी कर दी और मंदिर के मोड़ के पास हम मिले। ज़्यादा समय तो हमारे पास था नहीं कि हम ज़्यादा बात कर पाते। ऊपर से बिछड़ने का दुख अलग था, सो उसने एक बात पूरी कि मैंने जो कविताएं लिख कर लाने को कहा था लाए हो। मैंने ना में सर हिलाया तो वह थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, क्या तुम मेरे लिए एक कविता भी नहीं लिख सकते? नहीं प्रिया, मैं तुम्हारे लिए पूरी कविता कोश लिख रहा हूँ और जैसे ही होगी सबसे पहले तुम्हें भेजूंगा। मैंने कहा। थोड़ी देर के लिए हम चुप रहे। एक दूसरे से बिछड़ने का दुख था। अंत में रुआ से गले से वो बोली, पता नहीं अब कब मिलना होगा हमारा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में रखते हुए कहा, प्रिया, हम जल्द ही मिलेंगे और एक दूसरे के साथ चिट्ठी के जरिए साथ में रहेंगे। इतना कहकर हम अलग हो गए और वो चल दी। मैं भी कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे चल दिया। स्टेशन पर बस उसका इंतजार कर रही थी और मैं दूर से उदास मन से उसे देख रहा था और धीरे धीरे बस जाने लगी। वो किनारे की सीट पर बैठी थी। मैं तब तक उसे देखता रहा जब तक बस नज़रों से ओझल न हो गई और मैं यही सोच रहा था कि यह चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। तत्पश्चात मैं थोड़ी देर बाजार में रुककर भारी मन से घर को चल दिया। घर जो बाजार से 3 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन आज वह कई किलोमीटर के बराबर लग रहा था।